नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अब तक महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही थी, अब लीजिए साहब गोवा के बारे में बात होने लगी। तो गोवा में कांग्रेस छितरती चली जा रही है और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जितने विधायक हैं उसमें 2/3 के लिए करीब 8 होने चाहिए। अभी 8 हुए नहीं। आइए आपको बताएं कि पूरा प्रकरण क्या है और किस तरीके से ये गो गोवा गॉन वाली स्थिति होती जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो मुख्यमंत्री सावंत से कांग्रेस के 5 विधायक मिले हैं। माइकल लोबो को विपक्ष के पद से हटाया गया है। लोबो और दिगंबर कामत धोखेबाज हैं, ऐसा कहना है दिनेश गुंडू राव का। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस के पास 11 एमएलए हैं। 2/3 एमएलए तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। और उनका यह भी कहना है कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दे रही है भारतीय जनता पार्टी। संकट पर एक्शन में कांग्रेस आलाकमान दिख रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को एक याचिका दी है। 2 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। बिल्कुल वो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश मुकुल वासनिक ने अपने विधायकों से बात की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये संख्या टूट करके किस हद तक टूटेगा। क्या 2/3 कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी या नहीं। विधानसभा किस तरीके से दिखती है आपको वो बता दें। 40 ही एमएलए होते हैं गोवा में, कोई बहुत बड़ा स्टेट तो है नहीं। उसमें से बीजेपी के पास 20 हैं, एमजीपी के पास 2 हैं, जीएफपी के पास 1 है, कांग्रेस के पास 11 हैं और बीजेपी के 20 और एमजीपी के 2 मिला करके वो सरकार में हैं। इसके अलावा अब अगर कांग्रेस के 11 में से 8 टूट जाते हैं और ये बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके साथ आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं वहाँ पर, आरजेपी के 1 विधायक हैं और निर्दलीय 3 हैं। तो ये स्थिति है अभी गोवा में। कांग्रेस की ये जो हालत हुई है गोवा में, पहले तो कांग्रेस की नहीं हुई थी लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में पहले शिवसेना की हुई और अब यहाँ पर, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या ये गो गोवा गॉन जैसी स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या कांग्रेस गोवा में पूरी तरीके से छितर गई है और अगर छितरती है तो इसका फायदा आगे चल करके जब चुनाव होगा या जो समीकरण बनेंगे उसमें किसको पहुंचेगा। इससे पहले भी कांग्रेस गोवा में टूट चुकी है, आपको ये चीज बता दें। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता जो बने पिछली सरकार में, जिस तरीके से रातों रात हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने बोला हमारा मैंडेट चुरा दिया, वो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जाकर के बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं। तो गोवा ये चीज देख चुकी है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं स्वागत करना चाहता हूं कीर्ति आजाद जी का। आप वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के और गोवा के इंचार्ज भी हैं। कीर्ति साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो स्थिति है अभी गोवा में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। परिस्थिति तो मालूम था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। और जिस प्रकार से खरीद फरोख्त होती है, मैं एक बहुत अच्छा कार्टून देख रहा था, उसमें लिखा था व्हाई इज आवर नेम यूज्ड। वो घोड़े सब खड़े हुए थे और हॉर्स ट्रेडिंग करके लिखा हुआ था। तो यह ऐसी परिस्थिति है जो सब जगह पर खरीद फरोख्त हो रही है। जितने भी गैर भाजपाई सरकारें, जितने भी गैर भाजपाई विधायक हैं अलग अलग राज्यों में जहां की मेजोरिटी बहुत कम है, बहुमत उतने ज्यादा नहीं है, उसमें ये लोग खरीद के अपने पास ला रहे हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा, उससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा, इनका प्रयास झारखंड में भी था। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में भी प्रयास किया। तो प्रयास ये सब जगह करते रहते हैं क्योंकि इनके पास सब कुछ है। आज जो भी कहिए, तन मन धन जितना चाहिए सब कुछ आपको इनके पास से मिलेगा। तो एक जो इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, तो ये पता लग गया कि ये किस तरह की डिफरेंट पार्टी है, खरीद फरोख्त करती है। हमने तब भी यहां पर जब गोवा में चुनाव लड़े थे तब भी लोगों से कहा था कि आप तृणमूल पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के लिए लड़े, कांग्रेस से जीत गए। कई बार तो असेंबली में बीजेपी का खड़ा होता है विधायक और बोलता है कि कांग्रेस ने ये फलाना काम किया। वो भूल जाता है कि वो पिछली बार कांग्रेस का था, इस बार वो बीजेपी का है। ऐसे ही कांग्रेस वाले और बीजेपी वालों के साथ होता है। तो यहां पर एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिकल चेयर्स, म्यूजिकल चेयर्स वाला खेल ये चलती रहती है। और हम गोवा की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही बार में 8.7% वोट दिया। इसका मतलब कि उसको हमारे में विश्वास है और यह कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी यह तृणमूल
कांग्रेसी नहीं, लेकिन कीर्ति होगी, आजाद जी आप ये बताइए कि आपको 8% जो वोट शेयर जीतेगी मिला। और कहीं पर दाएं बाएं नहीं भागेंगे। जी, आपको 8% वोट शेयर मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिली। तो कांग्रेस अगर टूटेगी या कमजोर होगी तो उसका लाभ सिर्फ टीएमसी को ही मिले, ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? क्योंकि उम्मीद से तो आम आदमी पार्टी वाले भी होंगे। मुझे इसलिए है कि यहां पर बिल्कुल अवश्य होंगे, उम्मीद से रहना भी चाहिए, क्यों ना रहे। आम आदमी पार्टी ने 2 निकाले, हालांकि उनका वोट शेयर हमसे कम था, और आम आदमी तो यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है। हम तो पिछले 6 महीनों में चुनाव से पहले आए थे और आकर हमने काम किया और उतने समय में हमें मिला, तो यह दिखाता है। क्योंकि अगर आप पहले 2 चुनाव बीजेपी के देखें तो उनको 1% वोट भी नहीं आया था जब वो पहली बार लड़ी थी और दूसरी बार लड़ी थी। कांग्रेस पहले 3 चुनावों में 1% वोट नहीं आया था, जबकि कांग्रेस ने ही लिबरेट कराया था गोवा को 1961 में, आपको याद होगा। तो पहली बार वो 1971 में जीती, वह भी उस समय गोवा दमन दीव होता था, दीव से सीट मिली, गोवा से उसको सीट नहीं मिली थी। तो उन सभी चीजों को यदि आप तुलना करेंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहित होते हैं इस विषय को लेकर के कि हमें इतने ज्यादा वोट मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति आजाद जी। एक सवाल अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आपका क्रिकेट से भी वास्ता रहा है और क्रिकेट को लेकर के भी एक बड़ी खबर चल रही है, विराट कोहली के मुद्दे पर आप अपने आप को कहां पाते हैं? आपने देखा होगा कितनी आलोचना वगैरह हो रही है। 2020 से जब से कोरोना हुआ और बहुत सारी समस्याएं होती चली गई, दूसरे नंबर पर रन बनाए हैं विराट कोहली ने। उनके साथ उनके रन बनाने की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि जब वो आदमी 1 या 2 या 3 मैच में फेल होता है तो लोग कहते हैं कि ये गया, इसको हटा दो। जो भी बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके आलोचक आपको मिलेंगे ही, और कोई भगवान नहीं है जो हर इनिंग्स के अंदर एक व्यक्ति सेंचुरी बना देगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी हैं कृपया देखें इस चीज को, और बोलने से पहले कम से कम आंकड़ों को तो ध्यान दे लें, उसके बाद फिर आगे बात करें। कीर्ति साहब, बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो कि ये बात कह रहे हैं, जैसे कि कपिल देव, जैसे कि वेंकटेश प्रसाद, माइकल वॉन, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। नहीं, ये बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे जैसा छोटा आदमी एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि 2020 से लेकर आज तक रोहित शर्मा के रन देख लीजिए, बाकी किसी के रन देख लीजिए, और देख करके तुलना करके बताइए कि किसने ज्यादा रन बनाए। उसके बाद मेरे सामने जो दलील दी जाएगी मैं उस दलील को मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो गजब हो गया, आज 2 in 1 हो गया कीर्ति साहब। कहाँ हम गोवा की राजनीति पे चर्चा कर रहे थे, साथ में ये भी हमको मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। संजय झा पूर्व प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, राजनीतिक विश्लेषक की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी। अमित पालेकर, आम आदमी प्रेसिडेंट हैं गोवा के, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अलका लांबा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले अलका जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। ये कहना कि हमारा मैंडेट चुरा लिया, ये सब या धोखा दे दिया, ये सब बात तभी हो सकती है जब पार्टी कमजोर हो। और मैं राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणी नहीं, मैं सिर्फ गोवा तक अपने आप को सीमित रख रहा हूं। गोवा के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर 11 विधायकों में से 5 या 6, जैसे कि दावा किया जा रहा है, अगर अलग हो जाते हैं तो ये तो 50% ऑफ द पार्टी हो गई आपकी। ऐसे में पार्टी कमजोर होने के सवाल क्यों ना उठे? संकेत जी, भाजपा की कोशिश 1-2 तोड़ने की नहीं है, 8 तोड़ने की है। हमें मालूम है पूरी जो कोल लॉबी है, माइनिंग लॉबी है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है संकेत जी? जी ठीक, आपको आवाज आ रही है ठीक से? मुझे आ रही है। मैं ये कह रही हूं 1-2 नहीं, 8 विधायक तोड़ने की कोशिश है। पूरी कोल माइनिंग एंड कोल लॉबी और माइनिंग लॉबी का पूरा पैसा लगा हुआ है, हमारे पास सारी इसकी जानकारी है। किनको तोड़ा जा रहा है? मिस्टर मिसेस लोबो या दिगंबर कामत, जो भाजपा से आए, जो नेता विपक्ष हमारे द्वारा बनाए गए। धोखा कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा। मैं कह रही हूं, मैं पूरे गोवा के चुनाव में रही, बाइबल हाथ में लेकर दिगंबर कामत जी ने गीता हाथ में लेकर, संविधान हाथ में लेकर श्री राहुल गांधी जी के सामने जनता के बीच में शपथ ली, कसम खाई, हम धोखा नहीं करेंगे इस बार जनता से, क्योंकि लोग भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं और हम उसके साथ वायदा खिलाफी, धोखा, गद्दारी नहीं करेंगे। आज मैं पूछना चाहती हूँ दिगंबर कामत जी से या मिस्टर मिसेस लोबो से कि वो बाइबल, वो गीता की शपथ का क्या हुआ? ये धोखा उनके मतदाताओं से है जिन्होंने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट किया। अब मैं आ जाती हूँ भाजपा। भाजपा एक सपना नहीं, हकीकत भी हो रहा है उनका,
देश को विपक्ष मुक्त चाहती है, क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब नहीं है। अर्थव्यवस्था, रुपया, बेरोजगारी, महंगाई, कोई जवाब नहीं है। इसलिए खेल कभी महाराष्ट्र में रचा गया, महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश रचा गया, ईडी इनकी पहुंच चुकी है झारखंड, और अब ये गोवा में भी ये तमाशा कर रहे हैं। गोवा में तो इनकी सरकार, इनको क्या जरूरत है तोड़ने की, लेकिन हाँ, मजबूत विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसे तोड़ना है। हमारे 7 विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मुकुल वासनिक जी को केंद्रीय नेतृत्व में वहां बिठा दिया है। अलका जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, यही चीज शिवसेना को ये एहसास होने लगा था कि वो तो सूरत तो कुछ 11-12 ही गए हैं, उसके बाद वो कुनबा और बढ़ा, और बढ़ते 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 एकनाथ शिंदे 50 लोग ले गए अपने साथ, और फिर तो जो हुआ हमने देखा ही है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि यहां पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाए कि अभी 7 लोग तो हमारे साथ ही हैं और धीरे धीरे कुनबा वो बटोर लें? हम फाइट बैक करेंगे। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हमें जमीन की सच्चाई पता है। भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर कर एक एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को या विपक्ष को इस देश में कमजोर करने का काम कर रही है, धन, बल, ताकत और ईडी के दम पर, किसी से छुपा नहीं है। ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस के सामने नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र के सामने आकर खड़ी हो चुकी है कि आपकी प्राथमिकताओं में क्या होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा, देश की अर्थव्यवस्था, गिरती रुपया, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई नहीं, वो पूरा ध्यान इन सरकारों में। देखा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कितना लंबा एक नाटक चला कि पहले उनके विधायकों को गोवा, तो आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली, ये देश की चिंता का काम है, देश की चिंता का है। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से, साहस से, बिना डरे, बिना झुके। तो एक संजय झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद जाटव जी। हमने गोवा के संदर्भ में देखा, इससे पहले भी खरीद फरोख्त कोई नई चीज नहीं है। गोवा में लोग टूट के कहीं और चले जाना, ऐसे ही सरकार पिछली बार भी बनी थी। लेकिन इसके बाद इस बार जो देखा गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, शपथ वपथ ली जा रही थी कि मतलब बिल्कुल हम साथ में रहेंगे, हम साथ साथ हैं, और अब वो शपथ के बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गए। तो अब आगे क्या? देखिए संकेत जी, देखिए यदि आप गोवा के आंकड़े को देखें तो भाजपा ने सरकार बना लिया है, लेकिन कांग्रेस से उसका वोट शेयर सिर्फ 4% ज्यादा है, 32%, कांग्रेस 28% पे। और इसके बावजूद कि 2017 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को दबाव डाल के, पैसों का ललकार डाल के उनको खरीदा था। तो देखिए, मैं तो ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं संकेत जी, चाहे भाजपा कुछ भी कर ले, मैं समझता हूं कि उनको भारत के संस्थाओं के लिए, भारत के जो कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत के लिए उनको कोई इज्जत नहीं है। भारत की जनता जो आपका ये प्रोग्राम देख रही है, अभी यादव जी भी कुछ बोलेंगे, वो भी एक जो कहते हैं ना पाखंडी के जैसा एक बनावटी, मोदी जी कैसा एक बनावटी भाषण कुछ यहाँ डाल देंगे, कहेंगे कि नहीं ये तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मसला है, हम क्या करें, हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं, हमारे पास कोई आएगा तो हम ले लेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, भारत की जनता ने देखा है, इन्होंने राजनीति का एक व्यापार और एक सौदा का एक माहौल बनाया है, एक नया ढांचा, एक नया प्रणाली है। मैं तो कहता हूं कि एक एमएलए का स्टॉक एक्सचेंज बना लें। मैं बंबई में रहता हूं, मैं एक फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं। आप एक स्टॉक एक्सचेंज का एमएलए का बना दीजिए, उसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग, उसमें हम स्पॉट फ्यूचर करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, कल भाजपा को कोई खरीदेगा, कल समाजवादी का खरीदेगा। मैं तो कहता हूं कि देश को शोहरत बढ़ाइए ना भाजपा। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा संकेत जी, ये अमित शाह का ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये बेचारे शांति प्रकाश यादव जी क्या बोलेंगे, ये तो मोदी जी के पूरे उनके निशाने पे ये सब हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, लेकिन ये तो राजनीतिक जो खेल हो रहा है, मैं तो उसको तमाशा समझता हूं, एक मजाक हो रहा है देश के साथ। और देखिए संकेत जी, हमको किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि ये कैसा प्रजातंत्र है कि मैं एक पार्टी के लिए वोट करता हूं और वो 1 साल के बाद वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो मैं वोट करूं क्यों? और ये एक गंभीर समस्या है भारत के प्रजातंत्र के भविष्य के लिए। और हम लोग यदि चुपचाप बैठे रहे और कहें कि ये चाणक्य नीति है, मोदी जी का विकास, आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर रही ना, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये जो जितनी बार अशोक गहलोत जी आते हैं, वो बसपा तोड़ के अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। ये सवाल इसका संक्षेप में जवाब देता हूं। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि यदि आप इतिहास को देखिएगा
तो हो सकता है कि हर राजनीतिक दल ने कहीं न कहीं ये भी खुद भी किया होगा। हाँ। लेकिन ये बात भी आपको मंजूर करना पड़ेगा कि जिस स्केल पर या जितने मैं समझता हूं बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि क्रूरता के साथ बिल्कुल अभद्र तरीके से जो भाजपा ने राजनीति को गिराया है, इसका तुलना किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं किया जा सकता है। गलती सभी ने किया होगा, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है, लेकिन भाजपा तो अभी इतनी, मैं तो मतलब कि डरपोक पार्टी है, क्योंकि ये पैसा और ये ईडी, जी। ये तो महाराष्ट्र में खुलेआम उन्होंने कहा ठीक, हमारा ईडी ठीक, सरकार है, मजाक नहीं है, उन्होंने ठीक है। खुद ही कहा मैं कि मैं ईडी सरकार है। अमित पालेकर जी और शांत प्रकाश जाटव आपके पास आना चाहता हूं। पालेकर जी, अगर आप इजाजत दें, एक बार जाटव जी से इन दोनों चीजों पर सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप पूरा पर्सपेक्टिव दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी टीएमसी की तरह एक नई पार्टी है गोवा में, और खूब शपथ वपथ दिलाई गई थी, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो गोवा में हो क्या रहा है, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। शांत प्रकाश जाटव, आप मुझे बताइए, आप किस तरीके से जवाब देंगे ये जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। एक तो आपका वोट शेयर बहुत कम था, तो उसको और बढ़ाने के लिए या अपने आप को और मजबूत करने के लिए, सीमेंट करने के लिए, ये जो आप और विधायक तोड़ तोड़ के अपने में शामिल कर रहे हैं, ये क्या आप गोवा की प्रथा बन गई है? देखिए, जो बच्चा परीक्षा की तैयारी नहीं करता और फेल हो जाता है तो इसी प्रकार से छटपटाता, जैसे संजय झा जी और कलकर जी जो है छटपटा रहे हैं। इनफैक्ट क्या है, हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, 25 सीटें हमारे पास में है 40 में से, और कहीं भी किसी भी रूप में हम कहीं कमजोर नहीं हैं। आने वाले दिनों में स्थानीय चुनाव है वहां पर अगस्त में, और जो कांग्रेस के जो अच्छा, फिर विधायक क्यों हैं, जरूरत पड़ी कि थोड़ा और तोड़ लें? दिल मांगे मोर। हम नहीं तोड़ रहे हैं, वो लालच स्वयं आ विपुल रहे हैं। सिंह हमें तोड़ने से क्या लाभ? हम हाँ। क्यों मैंने तोड़ेंगे? कहा था ये यही जब हम बोलेंगे। अच्छी पोजीशन में हैं, आप हम अच्छी इनकार कर पोजीशन दीजिए। में हैं। आप, इनकार मैंने कर कहा ना, दीजिए, अच्छी नालायक पोजीशन में बच्चा तो जो इनकार फेल हो करिए, जाता है। लोकतंत्र अच्छा, दूसरे मुझे को एक बात बदनाम बताइए, करता है। एक बात देखिए, बताइए। बंगाल के संदर्भ में हाँ। ये बोला गया था कि बीजेपी की शानदार सर्फ एक्सेल वॉशिंग मशीन, कि जिसमें जो आदमी जितने बिल्कुल, भी दागी हो वो खट से जाए और 3 धुलवा सीटों ले से अपने हम आप को। कहीं ये गोवा डिटर्जेंट तो नहीं वही है? है, वही कोशिश है। देखिए, जिन्हें विकास, जेल भेजना है, उन्हें देखिए, भाजपा में भारतीय शामिल जनता किया जा पार्टी रहा ने विकास किया है और कांग्रेस ने विनाश। इस चीज को वहां की नहीं जनता नहीं, भी समझ आपने मेरी रही वो है। मत गोवा कीजिए। गोवा डिटर्जेंट साबुन वाली जाटव बात जी, नहीं मजाक बताई। बंद कीजिए है। जरा। 28% ये वोट जो मिला है गोवा कांग्रेस को, डिटर्जेंट आपको साबुन से पता है। साफ हो रहे हैं स्टैंड अप लोग, क्या वो तो कॉमेडी शो मकसद नहीं नहीं है। है कि नहीं, आए नहीं, दागी नहीं, लोग नहीं, आए नहीं, और अपना एकदम साफ नहीं, सुथरे कोई हो जाए? दागी नहीं। संकेत जी वो कांग्रेस के विधायक थे और वो छोड़ करके कांग्रेस को, क्योंकि हाँ। कांग्रेस की नीति रीति और इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है। हाँ। एक केवल सेकंड, संकेत भड़काना, जी, एक देश सवाल। में जो है जाति और धर्म के आधार पर जो है ना उपद्रव फैलाना, संकेत जी, और पूरी तरीके से भाजपा विनाशकारी प्रवक्ता से एक पार्टी है। सवाल। हर जगह शिकस्त सवाल। मिल रही है। जी जी, भाजपा नहीं, प्रवक्ता- अलका जी, आप मुझे इजाजत दें। अब पालेकर जी ने एक बार भी नहीं बोला, पहले मैं उनके पास चले जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको राइट टू रिप्लाई दे देंगे। अमित पालेकर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं, ये बाइबल से शपथ, गीता पे हाथ रख के कसम, अब क्या, वो तो सही साबित नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा गोवा में? अभी आप पब्लिक से एफिडेविट साइन देखे होगा। होंगे यहाँ पे जो टीम मैच खेली जा रही है। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे ये पहले से होता है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, बताइए। हाँ जी, मैंने कहा जो ये जो एक फ्रेंडली मैच है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये भी टीम खेलती रहती है, गोवा में बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं। ना सिर्फ मैंने, बट अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था कि ये उनका फ्रेंडली मैच चलता रहता है, इलेक्शन के बाद ये खुद इकट्ठे हो जाएंगे। बेचने वाले, बिकने वाले और खरीदने वाले, ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। गोवा की आप राजनीति देखोगे, पहले से देखते आ रहे हैं हम, और हमने ये देखा है कि इसमें गोवा की जनता की गलती मुझे समझ नहीं आती है। ये लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। जब मंदिर में शपथ ले रहे थे तो हंस रहे थे, और तभी हमने वो फोटो देखा था, उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि ये भगवान से ही झूठ बोलने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि कभी अपने आप को आईने के सामने देख के खड़ा रह के कैसे देख सकते हैं। जिस तरीके का राजनीति गोवा में खेला जाता है, इससे गंदा राजनीति मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में नहीं है, और इनके लिए एनसाइक्लोपीडिया बनना चाहिए कि ये एक, और जुलाई में ही होता है यूजुअली। ये मेंढक है ना, वो बारिश के मौसम में निकलते हैं,
और उनको लगता है कि अभी जंप करना चाहिए। तो कांग्रेस के जो मेंढक होते हैं यहाँ पे, वो बीजेपी के खेमे में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और संकेत जुलाई जी, में इस यूजुअली तरह होता की है, पिछली टिप्पणियों बारी से कुछ जुलाई में होना ही नहीं, हुआ था। तथ्य बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ हाँ, आंकड़ों अलका के जी, साथ। सच्चाई मेहनत ये है आप कि करती आज हैं, वो बहुत अच्छे, कहती है धन्यवाद। कि ये दोनों गंदे संकेत लोग हैं, जी, इनमें क्रिमिनल केसेस है, संकेत क्रिमिनल जी, की धुलाई होनी भाजपा चाहिए के सर्फ एक्सेल से। प्रवक्ता शायद और वो आम जाना आदमी चाहते हैं पार्टी के वॉशिंग मशीन में। प्रवक्ता को मैं जवाब ये देती हूँ। एक सेकंड अलका जी, वो वॉशिंग मशीन की बात हुई, ये वॉशिंग मशीन वाली बात बड़ी रोचक है, वो अपनी कंप्लीट कर यहाँ लें पे उसके बाद। ये दोनों जो आज जाना चाहते हैं बीजेपी में, हाँ। वो आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगने वाले हैं, इसलिए ये जा रहे हैं और इसीलिए हम निकाल रहे हैं। ये उनके अपने हैं। ये वॉशिंग मशीन चाहे बीजेपी की हो, बट गंदे तो ये लोग हैं। तो कोई गंदगी साफ कर रहा है और उनके साथ में जाने वाले तो गंदे ही है। फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये गलत एप्पल कौन है, बीजेपी जो उनको ले रही है या जो इनके साथ में थे। जब इनके साथ में रहते तो अच्छे होते हैं, हाँ। जब इनके दूसरे पार्टी में अच्छा, चले गए तो अलका अच्छे जी, होते अब आपका जवाब। संकेत जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को, जो हमेशा धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनसे पूछे जिस शख्स लोगों ने बाइबल की, अपने धर्म की किताब पर हाथ रख के कसम खाई और अब उससे धोखा कर रहा है, और जो दिगंबर काबा ने गीता पर रखकर कसम खाई, वो दोनों गद्दार धर्म के आपको मंजूर कैसे हो गए? आप तो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार, आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने धर्म के साथ, संविधान के साथ धोखा किया है? इनका कहना है कसूर बाइबल का है, कसूर गीता का है, कसूर संविधान का है, कसूर उनका नहीं जिन्होंने शपथ लिया। अब आती हूँ आम आदमी पार्टी से। अरे क्या बात कर रहे हैं, इन्हें कहिए भाजपा की बी टीम बनकर अगर आप वहां ना गए होते गोवा में, तो पूर्ण बहुमत की स्थिर कांग्रेस की सरकार होती। 32% वोट गोवा में भाजपा को मिलता है, 28 कांग्रेस को मिलता है। वोट देखेंगे तो 3,16,000 भाजपा, 2,40,000 हमें मिलता है। अब सोचिए टीएमसी को कितना मिला? टीएमसी को मिलता है 50,000, इनको मिलता है 64,000 के करीब, दोनों को मिलाकर मिला 1,13,000। अगर ये 1,13,000 जो भाजपा के खिलाफ पड़ा है, हमारा फर्क था 76,000 का, अगर ये ना लड़ते तो क्या होता? 76,000 का फर्क नहीं होता, 1,13,000 के मात्र दो लोग और मिल जाते बीजेपी वालों को खरीदने के लिए। सरकार होती। नहीं पर अलका जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये अलका जी, ये तो फिर ये अगर कोई ना हो, अगर कोई ना हो तब तो आप 100% ले आए। बनाया हुआ है, ने सत्येंद्र जैन को पकड़ा हुआ है, इसलिए टीएमसी और आम आदमी ईडी के शिकंजे में, इनके नेता शिकंजे में सत्येंद्र जैन को छुड़ाना है, ये सब चीजें चल रही हैं। अलका जी मेरा एक सवाल है, इससे पहले कि पालेकर जी जवाब दें। अलका जी, मेरा सवाल ये है कि आपका ये कहना है कि वो इतना वोट शेयर ले गए, ये इतना वोट शेयर ले गए। अलका जी, इस हिसाब से तो फिर आप ही अकेले चुनाव लड़िए तो 100% आपको मिलेगा। एक चुनाव में तो लोग लड़ेंगे ही ना। मैं आपको कह रही, जहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा है, वहां कांग्रेस जीतती है। अरे पर इसमें किसी और राजनीतिक दल का क्या दोष, अगर वो मैदान में आना चाहते हैं? नहीं, वोट बांटते हैं भाजपा के खिलाफ, एंटी वोट जो है नहीं। यहाँ पे बात हो रही है खरीदने की, बिकने की, और कांग्रेस आज तक बिकती आई है। ये कहती है कांग्रेस बिकती आई है, चांदनी चौक की बेचने के लिए तो तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं हमेशा, और बाकी भी वो भी खड़े होके। आप एक बार गोवा आइए और कल से आज तक में क्या हुआ देखिए। अच्छा, एक पालेकर जी आपके पास आऊंगा। वॉशिंग मशीन में धोकर केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी में लिया। ठीक, पालेकर जी का राइट टू रिप्लाई। कांग्रेस के विधायक जो भ्रष्ट बताते थे, अरविंद केजरीवाल जी जी, यहाँ पर राइट टू रिप्लाई आम आदमी पार्टी को। अलका जी ने कुछ सवाल उठाए हैं आपसे, पालेकर जी आपका जवाब। मैं चांदनी चौक का विधायक आम आदमी पार्टी में कांग्रेस का जो था 4 बार का भ्रष्ट, देखिए आप बोलते जाएंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके विधायक यहाँ पे करते क्या है, हम उनको जानते हैं 40 साल से, क्या है, कैसे है, कहाँ थे, कहाँ आए, कहाँ से पैसे बनाए हैं, क्यों उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना आज उछल रहा है, आम आदमी पार्टी और कैसे टीएमसी बराबर की दोषी है, करी है। लोग भाजपा को हराना चाहते थे। अच्छा, एक अलका जी आपने अपनी बात कह दी, आपने कह दिया, वो जवाब दे दें बस। हाँ बताइए पालेकर जी जल्दी से, उसके बाद जाते। बेचने की और खरीदने की हो रही है, जीतने हारने की नहीं है। शायद इनके और 2 विधायक जीत जाते, वो भी करोड़ों में बिक जाते या ब्लैकमेल हो जाते। बात खरीद फरोख्त की है, बात जीतने की नहीं है। आपके 11 विधायक जीत के आए हैं, वो गोवा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। शामिल हो गई, गलती क्या है गोवा की जनता की, जिन्होंने उनको ऊपर विश्वास करा। अच्छा चलिए, अब एक आखिरी कमेंट श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अलका जी ने एक बड़ी जरूरी बात बोली। जो लोग बाइबल और गीता की कसम खा करके ये कहे कि वो खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे, आज आप उनसे हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं।
उनका आरोप यह है कि जो बाइबल और गीता के ना हुए वो आपके हो जाएंगे। देखिए, बाइबल और गीता को इस राजनीतिक पचड़े में नहीं डालना चाहिए। राजनीति जो है वो, हाँ, क्योंकि बहुत अलका जी खूब। तो चाहती हैं अकेले चुनाव लड़े, पूरी अलका जी तो चाहती हैं राजनीति अकेले ही आप डिबेट में वही बैठे हैं। मस्जिद और धर्म इनफैक्ट पर क्या है होती कि कुछ भी और बोल यहाँ देना फंस ये सब रहे ठीक हैं नहीं तो है। कह रहे हैं वहां पर मत लाइए जनता की जो जरूरत क्या महसूस कर रहे हैं जो तमाशा है। विधायक, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर विकास के साथ नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, विकास जनता उनको सत्ता नकार में ही देगी। रहकर इस होता वजह है, से उन्होंने विपक्ष में विकास नहीं होता। स्व आकलन करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जी। रहे हैं और राष्ट्र की प्रगति में अपना ठीक। सहयोग देना चाह रहे ठीक हैं। ठीक, मिस्टर मेरे पास लोगों को हिंदी वक्त का एकदम डर खत्म हटा हो गया है। दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय झा, शांत प्रकाश जाटव, अमित पालेकर और अलका लांबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर के हम एक खबर लेकर के आएंगे ब्रेक के बाद। और अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। और वहां पर इसको कवर करने के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा गए थे। शरद अब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शरद, सबसे पहली जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो तो ये है कि अक्सर अमूमन इन सब चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि नेचुरल ट्रेजेडी या मैन मेड ट्रेजेडी, आपका क्या विश्लेषण है? संकेत, ये दोनों तरह की ट्रेजेडी है। नेचुरल ट्रेजेडी तो है ही, क्योंकि पहाड़ों में हम सब जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, बादल फटना या कभी लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब होता रहता है। तो अगर हम ये कहें कि बादल फट गया और उसकी वजह से ये स्थिति आ गई, ये मैन मेड है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ही मैन मेड भी कहा जा सकता है। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर बताया जाता है कि जहाँ पर इस बार ये जो बाढ़ की स्थिति बनी या जिसे कहा जा रहा है कि बादल फटा है, यहाँ पर पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। क्योंकि ये पहाड़ी नाला है। नाला वैसे कहते हैं दिल्ली की भाषा में नाला होता नहीं है। ये नाला इसलिए हो जाता है कि ये कोई नदी नहीं है। जब बरसात होती है तो पानी वहां से बहकर आता है। वो रिसाव होते होते तो पहाड़ों में इस तरह के नाले आपको खूब दिखते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि पहले भी जब यहां ये हो चुका था तो फिर यहां पर बसावट क्यों की गई? क्योंकि आप इसकी स्थिति देखेंगे तो जो मेन मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है या जो मुख्य गुफा है, 390 सीढ़ी उसमें है। बहुत ऊंचाई पे वो मंदिर है। जहां से ये सीढ़ियां खत्म होती हैं वहीं से ही लगभग ये जो टेंट हैं, ये जो लंगर हैं या ये जो दुकानें हैं, ये लगा दी गई थी। जब पहले यहां पर हादसा हो चुका था तो सवाल उठना लाजमी है कि जब आपको पता था कि यहां पर हुआ है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई कहां पर होगा ये सबको पता होगा, ये किसी को नहीं पता हो सकता। लेकिन अगर पहले हो चुका है यहां पर हादसा, आपको पता है कि यहां हो सकता है, तो फिर टेंट क्यों लगे? और दूसरी बात इसमें एक ये है, पहली बात तो बसावट क्यों की गई। दूसरा इसमें मामला ये है कि जब वहां पर टेंट लगेंगे, जब वहां लंगर लगेंगे और बिल्कुल आप मेन गुफा के पास ही ये सब करेंगे, वहां खाना बनेगा, वहां पे गैस चलेगी, ये सब होगा तो तापमान भी बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो जो आसपास बर्फ है, न सिर्फ आसपास की बर्फ बल्कि जो मुख्य शिवलिंग है जिसके दर्शन करने हम जाते हैं, बाव बर्फानी के रूप में हम उनको जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं महादेव बर्फ रूप में स्थित हैं तो यहीं अमरनाथ में हैं। तो जब तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ भी तो पिघलेगी, क्योंकि बाव बर्फानी है तो बर्फ के ही। तो ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि वहां पर बसावट क्यों की गई, और जब इतनी बसावट यहां पर थी तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर क्यों हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को आप रोकिए, ये सबका अधिकार है कि वहां अपने जो भी तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा करें। सही बात है। लेकिन हो ये रहा है संकेत कि 2020-2021 पूरा देश ही जो है या पूरी दुनिया जो है वो एक बंधन में बंधी हुई थी। अब क्या हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, तो गर्मी के चलते बहुत से लोग जो है पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये केवल हम अमरनाथ को एक अलग भी रख दें और हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन आप देखें, हिमाचल की तरफ लोग खूब जा रहे हैं, आप देखिए उत्तराखंड की तरफ लोग खूब जा रहे हैं। और अब जब यात्रा खुली तो बहुत सारे लोग जो हैं, आपने इतने लोग कभी नहीं देखे होंगे। मैं क्योंकि यात्रा करके आया हूं इसलिए बता रहा हूं कि जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हम दिल्ली में देखते हैं, बड़े शहरों में देखते हैं, जाम लग गया, गाड़ियों का जाम लगता था। यहां पर तो आदमियों का, घोड़ों का, खच्चरों का जाम लगा हुआ है, और ऐसा जाम लगा हुआ है कि जरा सा भी आप इधर उधर हुए तो आप पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तो ये सारी समस्या जो है इस यात्रा के दौरान नजर आई। कुछ मुझे बताया गया है कि कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप वहां से लेकर के आए,
वो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, देखिए ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये इसमें दिखाई दे रहा है कि जो बिल्कुल मुख्य मंदिर है उसके पास ही जो है बसावट की गई थी। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि जब बसावट थी वहां पर, तो मैं खुद भी वहीं पर रुका हुआ था, क्योंकि जहां पर टेंट आपको मिलेंगे, जहां पर आपको लंगर दिखेगा, आप वहीं रुकेंगे। इसमें श्रद्धालु की गलती नहीं है, जो जा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जहां पर रहने के लिए कहा जाएगा, जहां पर दिखेगा कि यहां पर रहना है, यहां पर आपको खाना खाना है, यहां पर नहाना है, तो अगर वहां पर सारी बसावट करी जाएगी तो वहीं रहेंगे। और मैं आपको बता रहा था कि शुक्रवार को दोपहर को लगभग 12 साढ़े 12 बजे मैं वहां से दर्शन करके निकला था, और जहां पे ये सब हुआ वहीं पर रुकना था, वहीं पर खाना था, सब कुछ वहीं था। दर्शन करके मैं लौट आया था, और शाम को जब मैं बालटाल पहुंचा तो पता चला कि शायद कितने किस्मत वाले थे, या अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कहूं तो ये कहूंगा कि अगर शायद थोड़ा मैं रुक जाता तो कवर करता, लेकिन अगर मैं शायद रुक जाता तो शायद खबर भी बन जाता, ये भी हो सकता था। नहीं और साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी मेहरा भी थे, हाँ, जो कैमरा पर्सन थे, उनका भी ऐसा कहना क्यों होगा सोचना? कि लेकिन वो पहले जा चुके थे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से पहले ये कैंप्स कहीं और लगते थे, और इस बार एक ऐसी जगह जहां पर वो आपको दिख रहा है कि वो वहां पानी का बहाव आता है, वहीं पर टेंट लगा दिए। ये सब सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस सब जानकारी के लिए। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाना भी चाहिए कि फटते हुए बादल को तो कोई नहीं रोक सकता, पहाड़ी इलाका है, वहां पर तो बादल फट ही सकते हैं, लेकिन आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज शरद, एक और मैं एकदम से मुझे याद आया इससे पहले कि आप जाएं, कोई लिमिट होनी चाहिए ना कि कितने लोग आए कितने जाएं, तो ऐसी कोई लिमिट थी या जिसका मन कर रहा था उतनी भीड़ वहां जा रही थी? शुरुआत में ये जरूर तय किया गया था, जैसा कि हमारे सहयोगी नीता शर्मा ने भी रिपोर्ट किया था कि बालटाल पहलगाम दोनों जगह से 7,500-8 हजार लोगों को जो है रोजाना छोड़ा जाएगा। मतलब लिमिट थी, लिमिट बनाई गई थी, लेकिन ये लिमिट शायद उस समय खत्म हो गई जब एक दिन के लिए यात्रा रुकी। शायद 4 जुलाई का दिन था, जब 4-5 जुलाई का जब बरसात हुई और उसकी वजह से यात्रा रुक गई। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि 2 दिन का बैकलॉग था कि एक दिन तो जो जा रहे हैं वो, उससे अगले दिन वाले भी फिर आ गए हैं, तो सबको जो है एक साथ छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब कोई लिमिट भी नहीं रह गई है। अब यात्रा जो है, शुरुआत में जो नियम बने थे, कायदे बने थे, अब उसकी बजाय अब जो है यात्री बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो आप एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, अगर आप किसी कारण की वजह से इन 2-3 चीजों को तोड़ दें और उसके बाद प्रकृति को दोष दे दें, तो शायद वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। बादल फटना प्राकृतिक जरूर था, लेकिन टेंट लगाना बिल्कुल वहीं जहां पर बाबा बर्फानी है, ये प्राकृतिक नहीं था। और जहां पहले हो चुका है, हाँ, जहां भीड़ की अगर लिमिट है और उसको छोड़ करके और भीड़ बढ़ा देना, ये प्राकृतिक नहीं था, ये मैन मेड था। तो ये सवाल आगे अगली बार ये सवाल पूछने बहुत जरूरी हो जाते हैं। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब बात करते हैं श्रीलंका की। वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने संसद के स्पीकर को यह जानकारी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और श्रीलंका एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा अभी तय होनी है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति के महल में प्रदर्शनकारी घुस गए, मतलब उसको तो एकदम टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया लोगों ने। आप सोचिए क्या क्या नहीं हो रहा है। वहां बैठ के टीवी देखा जा रहा है, राष्ट्रपति के बिस्तर पे WWE रेसलिंग हो रही है, पूरे हॉल में सब लोग घूम रहे हैं, उसको एकदम म्यूजियम बना लिया। बस साफ रखें, सबसे बड़ी बात ये। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं अब वहीं जम गए, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक इस्तीफा नहीं हो जाता और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे।
इस बीच श्रीलंका सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर सेना के पहुंचने की खबर को उन्होंने गलत करार दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हमारी सहयोगी श्रीजा ने कोलंबो श्रीलंका से भेजी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अभी प्रदर्शनकारी वही डटे हैं। उनका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक इस्तीफा नहीं हो जाता है और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती है, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेगा। श्रीलंका में इस साल मार्च महीनों में शुरू हुआ संकट अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंचना है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों के रवैयों को देखकर लगाता है कि ये लड़ाई आर पार की है। कोलंबो से श्रीजा MS की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई शहरों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। राज्य का छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बारिश के बाद राज्य में स्टेट इमरजेंसी सेंटर से लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और लो लाइंग जो इलाके हैं वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। वलसाड़ में हेलीकॉप्टर से 4 लोगों को बचाया गया है। बाढ़ में फंस गए लोग, वलसाड़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। NDRF की टीम वलसाड़ में राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। NDRF की टीम ने हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को भी बचाया। और आइए आपको गुजरात की एक और तस्वीर देखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी पूरी तरीके से प्रभावित हैं। ये वलसाड़ की तस्वीरें हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आई, जिसमें आप देख सकते हैं गाय, भैंस, जानवर सब, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे। सामान बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी संकट भरी स्थिति। और ये कुछ तस्वीरें हैं वलसाड़ से ही, जिसके आप देख सकते हैं कि रिलीफ राहत के लिए जो चॉपर है, हेलीकॉप्टर, वो लोगों को छतों से उठा करके लेके जा रहा है। क्योंकि जब जाहिर सी बात है पानी भर जाता है तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। या तो आपके पास नाव हो और नाव नहीं है तो फिर ऐसे में आप क्या करें। तो ऐसी स्थिति में ये चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है।